हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल HS एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? वाच्य। हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक वाच्य। आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पूरे जो हम लोग क्लास में आज पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हमने अभी आपको बताया कि यह पूरा एक समरी है आपका। वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य। अकर्तरी वाच्य के भी दो भेद होते हैं, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो एक तरह से आपका ये पाठ तालिका है जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम इन्हीं सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाच्य क्या होता है। वाच्य जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस। यह होता क्या है? तो यह वाक्य का ही एक प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? वाक्य का ही एक प्रकार होता है। किसी किसी वाक्य में हम कर्ता की प्रधानता दिखाते हैं या कहीं कर्म की और कहीं भाव की। तो इस प्रधानता के आधार पर उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। कोई ऐसा सामान्य वाक्य जिसमें कहीं कर्ता की प्रधानता हो, कहीं कर्म की प्रधानता हो, कहीं भाव की प्रधानता हो, इस आधार पर उस वाक्य को, प्रधानता के आधार पर उस वाक्य को हम वाच्य कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वाच्य का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है। वाच्य का जो सामान्य अर्थ होता है उसको हम कहते हैं वाणी, कथन या बोलने का विषय। सामान्य अर्थ क्या हो गया? वाणी, कथन या बोलने का विषय। अब एक चीज़ और, इस बार का जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें चेंजिंग हो गई है। MCQ क्वेश्चन अधिक आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 आंसर रहेंगे, आपको राइट आंसर देख करके उसे लिखना है। तो इसमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारे टॉपिक आपको देखना होगा, क्योंकि MCQ में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। वाच्य परिवर्तन वाला भी पूछ सकता है, वाच्य में प्रधानता किसकी होती है, वाच्य का सामान्य अर्थ क्या होता है, कर्तरी वाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको नोट भी करते जाइए और थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जो जल्दी से भूल जाती हैं। ध्यान से अगर इस क्लास को आप लोग पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वाच्य का सामान्य अगर अर्थ पूछता है तो क्या हो जाएगा? वाणी, कथन या बोलने का विषय। देखिए, जो वाक्य होता है, अभी हमने आपको बताया कि प्रधानता के आधार पर जो सामान्य वाक्य होते हैं उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो यह जो वाक्य होता है तो हम अपने कथनों के माध्यम से, हम अपने वाणी के माध्यम से, ठीक, जो बोलते हैं, जिस विषय में भी बोलते हैं, जो बोलने का विषय होता है, जो हमारा कथन होता है, जो हमारा वाणी होता है, उसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। तो थोड़े से चेंजिंग के द्वारा, थोड़े से परिवर्तन के द्वारा उसका जो भाव होता है, जो उसका अर्थ होता है, थोड़ा सा बदल जाता है। और उस बदलने की वजह से कहीं कर्ता की प्रधानता हो जाती है, कहीं कर्म की प्रधानता हो जाती है, कहीं भाव की प्रधानता हो जाती है, और इसी आधार पे हम इसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो किसे कहेंगे वाच्य? तो वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं जिससे हमें क्या पता चलता है? जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया क्या है, जो क्रिया है, तो क्रिया को मूल रूप से कौन चला रहा है, यह जो क्रिया है उसको मूल रूप से चलाने का काम कौन कर रहा है। तो क्रिया को मूल रूप से चलाने का काम कर्ता कर रहा है कि कर्म कर रहा है कि भाव कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वह कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो वाक्य के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वो कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। फिर से देखिए, वाच्य किसे कहते हैं? तो सामान्य अर्थों में वाच्य का अर्थ होता है सामान्य रूप से वाणी, कथन या बोलने का विषय, और क्रिया का जो मूल रूप होता है, जिसके अनुसार चलता है, उसी की प्रधानता हो जाती है, और कहीं प्रधानता कर्ता की, कहीं कर्म की, कहीं भाव की होती है।
और इस आधार पे, प्रधानता के आधार पे जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ है, मीना पत्र लिखती है। मीना क्या हो गई? स्त्रीलिंग। मीना क्या हो गई? स्त्रीलिंग। वचन कौन सा हो गया? एक वचन। देखिए, वाच्य पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया, यानी कि जो लिंग होता है उसके कितने भेद होते हैं? संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन भी 2 होते हैं संस्कृत में, जबकि 3 होते हैं हिंदी में। वचन भी 2 ही होता है, एक वचन और बहुवचन। सिंपल सा हो गया। उसके बाद जो क्रिया होती है, तो एक क्रिया रचना के आधार पे होती है, एक क्रिया अर्थ के आधार पे होती है, तो जो एक क्रिया कर्म के आधार पे होती है, अर्थ के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे। तो कर्म के आधार पे जो क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होता है? सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ होता है, और अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ नहीं होता है। तो आई थिंक कि आप ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है। ये शुरू से ही ये सारी चीज़ें, लिंग कितने हैं, वचन कितने, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया हुआ है। एक बार आप उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने से क्या हो जाएगा कि आपको वाच्य आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, मीना क्या हो गई? मीना स्त्रीलिंग हो गई, एक वचन हो गई। तो यह जो मीना है, तो क्रिया भी किसके अनुसार लिखती है ना? लिखती है। क्रिया भी किसके अनुसार चल रही है? मीना के अनुसार, यानी कि यह क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में है। यह क्रिया भी किस में है? स्त्रीलिंग एक वचन में है। यही मीना के जगह हम राम कह देंगे तो राम पत्र लिखती है की जगह क्या हो जाएगा? लिखता है, यानी कि यह पुल्लिंग के अनुसार चल दिया। क्रिया स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार चल रहा है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार चल रहा है, एक वचन है तो एक वचन के अनुसार चलेगा, बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार चलेगा। लेकिन यहाँ तो किसके अनुसार चल रहा है? यानी कि मीना के अनुसार। यानी किसके अनुसार चला? कर्ता के अनुसार। प्रधानता किसकी हो गई? कर्ता की। बल किस पे हम दे रहे हैं? मीना पे। मीना के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अब यहाँ बल हम किसके प्रदान कर रहे हैं? कर्म पे, पत्र पे। तो यह क्रिया भी किसके अनुसार चल रही है? पत्र के अनुसार। यानी मीना के होते हुए भी यह क्रिया पुल्लिंग में होगा, यानी कि पत्र पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई? पुल्लिंग हो गई। तो जहाँ पे जिस आधार पे क्रिया चलती है, अगर कर्ता के आधार पे चल रही है तो कर्ता की प्रधानता, कर्म के आधार पे चल रही है तो कर्म की प्रधानता, और भाव के आधार पे चल रही है तो भाव की प्रधानता। और इसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्लियर हुआ? डिफिनेशन फिर से आप एक बार देख लीजिए। वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का जो मुख्य विषय है कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अब हमने आपको बताया स्टार्टिंग में ही वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब इस कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य में वाच्य को फिर से 2 भागों में अकर्तृवाच्य को बांटा गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन कहीं कहीं कुछ किताबों में, कुछ बुक में आपको वाच्य के 3 भेद डायरेक्ट देखने को मिलता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चीज़ें दोनों ही सही हैं, चीज़ें दोनों ही सही हैं। देखिए, परिवर्तन जो है समय के अनुसार चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, तो उसी आधार पे इस तरह की चीज़ें भी नई नई बुक में कई तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो कहीं आप पुरानी बुक पढ़ोगे तो उसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य भी मिलेगा, और अब की जो बुक भी आप लोगे उसमें वाच्य को 2 भागों में पहले बांटा गया है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और अकर्तृवाच्य इसमें होता क्या है? अकर्तृ का मतलब ही क्या है? अ का अर्थ क्या होता है? विदाउट, यानी बिना किसी कर्ता के, या फिर कर्ता जहाँ होता भी है तो उसकी प्रधानता नहीं होती है। तो इस आधार पे वाच्य को 2 भागों में बांटा गया, यानी कर्म में भी कर्ता की प्रधानता नहीं होती है और भाव में भी कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। तो वाच्य के अगर भेद पूछेगा तो मुख्य रूप से कितने हो गए? 2 हो गए, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अगर 3 की संख्या दिया है तो 3 भी सही है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
अकर्तरी वाच्य का भेद पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम देखते हैं कर्तरी वाच्य किसे कहते हैं। ठीक, अब सबसे पहले प्रधानता इसमें किसकी हो गई, कर्ता की प्रधानता होती है। अभी हमने बताया कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक। तो कर्तरी वाच्य में हमें अकर्मक वाक्य भी देखने को मिलता है और सकर्मक क्रिया भी देखने को मिलता है, यानी अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग कर्तरी वाच्य में होता है और सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है, दोनों क्रियाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद कारक चिन्ह का में किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो या तो ने का प्रयोग होता है या फिर ने का लोप हो जाता है, यानी किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कर्तरी वाच्य में अगर होगा भी तो ने का प्रयोग होगा, नहीं तो किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। अब कर्तरी वाच्य में जो क्रिया होती है किसके अनुसार चलती है, यानी कर्ता के अनुसार चलती है और कर्ता के ही लिंग और वचन के अनुसार चलती है। इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। यह आपका हो जाएगा क्रिया जो है, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार चलती है। क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार चलती है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर से देख लीजिएगा किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। कौन कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है, ने का, और कभी कभी ने विभक्ति का प्रयोग होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे हम यहाँ पे कहें कि राम ने फल खाया, फल किसने खाया, राम ने, तो यहाँ ने का प्रयोग हो गया। अब इसी वाक्य को हम कहें राम फल खाता है, तो यहाँ ने का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है, नहीं, लोप हो गया। यानी कि राम ने फल खाया और राम फल खाता है, केवल थोड़े से काल में परिवर्तन हो गया, समय में परिवर्तन हो गया। ठीक है, राम ने फल खाया, भूतकाल की क्रिया हो गई, सामान्य भूतकाल की, और राम फल खाता है वर्तमान काल की क्रिया हो गई। तो वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन भूतकाल में ने का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। तो कहीं कहीं ने का प्रयोग देखने को मिलता है और कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता है। सकर्मक अकर्मक का मतलब क्या हो गया कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यह सकर्मक हो गया, और राम सोता है, क्या हो गया, अकर्मक हो गया। तो अकर्मक वाक्य का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, सकर्मक, या दोनों ही का दोनों वाक्य कौन सा है, कर्तरी वाच्य है। क्लियर हो गया। किसकी प्रधानता कर्तरी वाच्य में होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। कौन सी क्रिया प्रयोग होता है, अकर्मक और सकर्मक। किस विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है, ने विभक्ति का। और जो क्रिया होती है किसके अनुसार चलती है, तो कर्ता के लिंग और वचन या पुरुष के अनुसार चलती है। अब डिफिनेशन आराम से आप देख सकते हो कि जिस वाक्य में वक्ता द्वारा किसकी प्रधानता को दिखाया जाता है, किसके इम्पोर्टेंस को दिखाया जाता है, तो जिस वाक्य में वक्ता के द्वारा कर्ता की प्रधानता को, कर्ता के इम्पोर्टेंस को, कर्ता के महत्व को प्रदर्शित किया जाता है, तथा जो क्रिया होती है उसका प्रयोग किसके अनुसार होता है, कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है, उसे हम कौन सा वाच्य कहते हैं, उसे हम कर्तरी वाच्य कहते हैं। किसके अनुसार होता है, तो कर्ता के अनुसार होता है। आप एग्जाम्पल देखो, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अमन फल खाता है, अमन क्या हो गया, कर्ता, किसने, कौन सा वचन है, एक वचन पुल्लिंग। तो यहाँ पे यह जो क्रिया है किसके अनुसार अब चलेगी, अमन के अनुसार चलेगी, यानी कि क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग में ही है। अमन की जगह हम मीना कर दें, रीमा कर दें, अमन की जगह हमने रीमा कर दिया। रीमा फल तो खाता है की जगह अब क्या हो जाएगा, खाती है, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग एक वचन हो गया, तो पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग एक वचन में ही चलेगा। किसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार। कर्ता बदल रहा है तो क्रिया भी बदल रही है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, लड़कियां फल खाती हैं, लड़कियां क्या हो गई हैं, कर्ता बहुवचन स्त्रीलिंग,
तो क्रिया भी क्या हो गई है, क्रिया भी स्त्रीलिंग और बहुवचन में हो गई। यहाँ क्रिया पुल्लिंग एकवचन में थी और यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन में हो गई है। तो किसके अनुसार हो गई है, तो कर्ता के अनुसार हो गई है। कर्ता यहाँ बहुवचन स्त्रीलिंग हो गया है तो क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग हो गई। कर्ता यहाँ पुल्लिंग एकवचन है तो क्रिया भी यहाँ पुल्लिंग एकवचन हो गया। क्लियर हो गया। तो अब आपको कर्तरी वाच्य समझ में आ गया हो गया। कर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता देखने को मिलती है, कर्ता की प्रधानता। कौन कौन सा क्रिया प्रयोग किया जाता है, तो सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का, ने विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया किसके अनुसार चलती है, तो क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। यानी कि जैसा क्रिया कर्ता रहेगा उसी के आधार पे क्रिया रहेगा। पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, बहुवचन है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। अब दूसरा देखते हैं अकर्तरी वाच्य पैसिव वॉइस क्या होता है। तो अभी हमने बताया ना कि अ का मतलब ही होता है विदाउट, बिना, किसके बिना, अकर्तरी वाच्य बिना कर्ता के। तो वह वाक्य जिसमें क्या होता है, कर्ता या तो गौड़ स्थान पर होता है यानी उसकी कोई प्रधानता नहीं होती या फिर बिल्कुल लुप्त हो जाता है। तो ऐसे वाक्यों में प्रधानता किसकी हो जाती है, कर्म की या भाव की। उसे ही हम क्या कहते हैं, अकर्तरी वाच्य कहते हैं। अब उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है, प्रधानता यहाँ बल हम किस पे दे रहे हैं, गाना पे दे रहे हैं। पिताजी के द्वारा काम किया जा रहा है, प्रधानता किसकी हो गई, कर्म की, काम की हो जा रही है। बच्चों से दौड़ा जा रहा है तो यहाँ प्रधानता किसकी हो गई, भाव की हो गई। शीला से हंसा नहीं जा रहा है, यहाँ प्रधानता किसकी हो गई। देखिए यहाँ पे भी हमने बताया कि जो अकर्तरी वाच्य होता है वो इसमें अभी जब आप आगे पढ़ोगे कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। तो जो कर्मवाच्य होता है उसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और जो भाववाच्य होता है उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसी वजह से इसे दो भागों में बांटा गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे लिख दें, अभी हमने कहा ना कि कर्ता या तो गौड़ अवस्था में होता है या तो नहीं होता है। पेड़ पर चढ़ा जा रहा है, यहाँ पे कर्ता है ही नहीं ना, बिल्कुल लुप्त हो गया। पेड़ पर चढ़ा जा रहा है या उसके द्वारा, उसके द्वारा, किसके द्वारा नहीं पता, कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उसके द्वारा पेड़ पर चढ़ा जा रहा है। तो यहाँ से कर्ता लोप है, किसी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यानी कि कर्ता या तो कहीं गौड़ हो जाता है या फिर कहीं कर्ता का पूरी तरह से लोप हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अकर्तरी वाच्य के कितने भेद होते हैं, दो, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होता है, कर्तरी वाच्य में हमने पढ़ा किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की। कर्मवाच्य में प्रधानता जो होती है कर्म की होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। अभी हमने आपको बताया कर्तरी वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कर्मवाच्य जो होता है उसमें केवल और केवल सकर्मक क्रिया होता है। कौन सा होता है, सकर्मक, यानी जिसमें कर्म साथ होता है वही आपका कर्मवाच्य हो सकता है। कर्म साथ नहीं होगा तो कर्मवाच्य नहीं होगा। अगली आपकी है कि करण कारक से और के द्वारा, यहाँ के द्वारा होगा, इसको भी आप सही कर लीजिएगा, के द्वारा। इस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किस कारक चिन्ह का, से और के द्वारा। करण कारक का जो चिन्ह होता है से और के द्वारा, इसका प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, कर्मवाच्य में देखने को मिलता है। और जबकि कर्तरी वाच्य में हमें किसका प्रयोग देखने को मिलता है, ने का। या तो ने होगा नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होगा, से और के द्वारा होता है, यानी बिना से और के द्वारा के जो वाक्य होगा वह आपका कर्मवाच्य नहीं कहलाएगा। जब तक कर्मवाच्य में चाहे से या के द्वारा ना हो तब तक वह कर्मवाच्य नहीं कहलाएगा। जबकि कर्तरी वाच्य में ने विभक्ति हो या ना हो वह कर्तरी वाच्य ही कहलाएगा। लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो से का या तो के द्वारा का, इनका प्रयोग देखने को मिलेगा। अगर इनका प्रयोग नहीं होगा तो वह आपका कर्मवाच्य नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया कौन सी होती है, केवल सकर्मक। किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो करण कारक चिन्ह का से या के द्वारा, या फिर इसको हम परसर्ग भी कहते हैं। अब इसमें हमने कर्तरी वाच्य में देखा कि जो क्रिया होती है
वो किसके अनुसार चलती है? तो लिंग वचन कर्म के अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया चलती है। किसके अनुसार? कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया चलती है। और कर्तृवाच्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया चलती है। मुख्य क्रिया में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा सामान्य भूतकाल में, यानी खाया, गया, पिया, सोया, लाया, दिया, यह क्या हो गया? भूतकाल का। और कौन सा भूतकाल? सामान्य भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। आसन्न, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, हेतु, हेतु मद, संदिग्ध, ये सब क्या है? भूतकाल के भेद होते हैं। तो जिसमें से किस भेद का प्रयोग किया जाता है? तो सामान्य भूतकाल का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। किस वाच्य में? कर्मवाच्य में। यह जो क्रिया होती है वह क्रिया किसके अनुसार चलती है? तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलती है। क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलती है। क्लियर हो गया? अब एक चीज़ और देख लीजिए। अब इसका डेफिनेशन अब आप आराम से कर सकते हैं कि वह सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी इम्पोर्टेंस किसकी होती है? कर्म की होती है। तथा क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। इसलिए इसे हम कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। क्लियर? अब सॉरी, डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। मेरे द्वारा क्या हो गया? आपका कर्ता पुल्लिंग एक वचन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रिया देखिए क्या है? स्त्रीलिंग है। कर्ता क्या है? पुल्लिंग है, जबकि क्रिया यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अब यह जो क्रिया है किसके अनुसार चल रही है? कहानी। कहानी क्या हो गया? कर्म हो गया। और यह कहानी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर हो गया? मेरे द्वारा यह जो हो गया ये क्या हो गया? कर्ता पुल्लिंग हो गया। और पुल्लिंग के अनुसार क्रिया ना चल के किसके अनुसार चल रही है? स्त्रीलिंग चल रही है। तो क्यों स्त्रीलिंग यहाँ पे क्रिया हो गई है? क्योंकि यह जो कर्म है यह स्त्रीलिंग है। तो यह क्रिया किसके अनुसार चली? कर्म के अनुसार चली। रीमा द्वारा फल खाया जाता है। रीमा क्या हो गई? कर्ता हो गई और स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ कर्ता पुल्लिंग था, यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे कर्म जो है वो कर्म जो है एक वचन पुल्लिंग हो गया, यानी फल क्या हो गया? एक वचन पुल्लिंग में है। तो खाया जाता है, क्रिया भी क्या हो गया? एक वचन पुल्लिंग। और अभी अभी हमने बताया कि जो आपके कर्मवाच्य होते हैं उसमें क्रिया जो मुख्य क्रिया होती है हमेशा सामान्य भूतकाल में, यानी खाना ही मुख्य क्रिया है। तो खाया, खाया कौन सा हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया। जाता है आपका वर्तमान है, जबकि खाया क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया। तो मुख्य क्रिया हमेशा सामान्य भूतकाल में होती है। प्रधानता किसकी होती है? कर्म की होती है। और कौन सा क्रिया होता है? सकर्मक। मेरे द्वारा लिखी जाती है, अगर ये वाक्य होता तो ये अकर्मक हो जाता। क्या लिखी जाती है? कहानी लिखी जाती है। कहानी कर्म है तो वाक्य क्या हो गया? सकर्मक हो गया। और यह जो क्रिया है किसके अनुसार चल रही है? तो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही चल रही है। सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब एक चीज़ और देख लीजिए। जहाँ भी हमने आपको बताया कि इसमें किसका प्रयोग होता है? से का और के द्वारा का। किसका प्रयोग होता है? से और के द्वारा का। तो अब हम कहाँ पे के द्वारा का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे से का? आगे अब जब आप वाच्य परिवर्तन पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे आपको। फिलहाल यहाँ देखिए हमने लिखा है आपको कि हिंदी में प्रायः जो विधानवाचक वाक्य होते हैं, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो जो विधानवाचक वाक्य होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हमेशा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो निषेधवाचक वाक्य होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? से का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मैम हम इसमें के द्वारा कहाँ लगाएं और से कहाँ लगाएं। तो ये याद रखिएगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो विधानवाचक वाक्य होता है, उसमें हमेशा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और प्रायः प्रायः का मतलब क्या हो गया कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी से का प्रयोग कर दें या नेगेटिव सेंटेंस में भी के द्वारा का प्रयोग कर भी दें तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। जैसा सेंटेंस होगा उसके अनुसार ही होगा कि हमें कहाँ पे से का। जैसे कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ सकता, हम यहाँ पे क्या कहें? मैं पुस्तक नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पे मैं पुस्तक नहीं पढ़ सकता यानी कि मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ा जा सकता।
तो मेरे द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ा जा सकता, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन मैं की जगह हमेशा क्या होता है, मुझसे, वह की जगह उससे। तो ये सारी चीज़ें जब आप वाच्य परिवर्तन पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपके समझ में आ गया कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया किसके अनुसार हो चलती है, तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार चलती है। ठीक है, जो मुख्य क्रिया होती है वो किसमें होती है, हमेशा सामान्य भूतकाल में होती है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो करण कारक का चिन्ह या परसर्ग से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं भाववाच्य। अब देखिए, जो से और के द्वारा है वो कर्मवाच्य में भी होता है और भाववाच्य में भी होता है। तो इसी वजह से अब दोनों में जब से और द्वारा का प्रयोग हो रहा है तो कहाँ कर्मवाच्य है और कहाँ भाववाच्य है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसी वजह से जो भाववाच्य होता है उसमें हमेशा अकर्मक होता है, जो क्रिया होती है वह कर्मक होती है, और जो कर्म वाक्य होता है उसकी क्रिया हमेशा कैसी होती है, सकर्मक होती है। बस इतनी सी पहचान है। कर्मवाच्य है तो क्रिया सकर्मक है, भाववाच्य है तो क्रिया अकर्मक होनी चाहिए। और दोनों में ही किसका प्रयोग होता है, से और के द्वारा का प्रयोग हमें दोनों में ही देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाव की क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक होती है, और इसमें भी से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो कर्मवाच्य होता है और जो भाववाच्य होता है उसकी क्रिया कर्म और कर्ता के अनुसार चलती है। लेकिन जो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य होता है उसकी क्रिया हमेशा कर्ता और कर्म के अनुसार चलता है। लेकिन जो भाववाच्य होता है उसकी क्रिया चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, सब में क्रिया हमेशा सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही होती है। यानी एक वचन ही रहेगा और पुल्लिंग ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे में हम आपको बता दें, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अमन पुस्तक पढ़ता है, ठीक, तो ये तो सकर्मक हो गया। अब यह जो अमन है पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई, यानी कि कर्ता के अनुसार चली। अमन के द्वारा, अब हम यहाँ पे लगा दें के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, अमन के द्वारा क्या किया जाता है, अमन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, अमन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे पढ़ा सामान्य भूतकाल का हो गया। अब यहाँ पे कर्म क्या है, पुस्तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ा जाता है। ठीक, अब हम अगर भाव देखेंगे तो भाववाच्य में हमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य में हम देखते हैं कि अब हम कहते हैं अमन पढ़ता है, तो अमन से पढ़ा जाता है, क्या हो गया, अमन से पढ़ा जाता है। अब अगर हम अमन की जगह रीमा कर दें, मीना कर दें, सीता कर दें, कुछ भी कर देंगे तो रीमा से भी पढ़ा ही जाता है, पढ़ी जाती है नहीं होगा। तो हमेशा ये वर्तमान काल में होता, एक वचन में होता है, और सदैव क्या हो जाएगा, पुल्लिंग और एक वचन में ही होता है। अब ये अमन तो एक वचन हो गया, हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे कर दें लड़कियों से पढ़ा जाता है, लड़कियाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गई, बहुवचन हो गई, तो लड़कियों से क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो पढ़ा जाता में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से हमेशा क्रिया सदा किसमें होती है, एक वचन पुल्लिंग में होती है। अब जिस वाक्य में भी कर्म और कर्ता की प्रधानता नहीं होती है और किसकी प्रधानता प्रदर्शित की जाती है, दिखाई जाती है, भाव की प्रधानता दिखाई जाती है, तथा क्रिया सदैव किसमें होता है, पुल्लिंग एक वचन में होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्लियर हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाववाच्य कहते हैं।
देखिए, चलो अब सोया जाए, अमन से खाया जाता है, उससे चला नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ा जाएगा, घूमने चला जाए। ये सब क्या हो गया, कहीं करता है और कहीं करता नहीं भी है, लेकिन सारा का सारा वाक्य क्या है, अकर्मक है। सारा का सारा वाक्य अकर्मक है। चलो अब सोया जाए। ठीक है, एक चीज़ और, जब आप पढ़ोगे अभी आगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे परिवर्तन दिखाएंगे, देखिए अब इसमें से और द्वारा का प्रयोग नहीं है, लेकिन यह जो है यह सामान्य भूतकाल में पढ़ा जाए, खाया जाए, ठीक, चला जाए, तो इस तरह सोया जाए, चला जाए, खाया जाए, इस तरह का वाक्य भी हो और से द्वारा का प्रयोग न हो तो भी वह भाववाच्य कहलाएगा, और कर्मक के साथ है तो कर्मवाच्य कहलाएगा, अकर्मक है तो भाववाच्य कहलाएगा। ये सारी चीज़ें जब आप आगे पढ़ोगे वाच्य परिवर्तन, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस आधार पे होता है। ठीक है, तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, भाववाच्य क्या हो गया, क्या है, और कर्मवाच्य क्या है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न अभ्यास हैं आपके। जिस वाक्य की क्रिया होती है उनमें कौन सा वाच्य होता, अकर्मक होती है, उनमें कौन सा वाच्य होता है, अभी हमने आपको बताया। वाच्य का सामान्य अर्थ क्या होता है। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। का वह कौन सा वाच्य होता है जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि अब सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी। ठीक, कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया किस काल में होती है, किस वाच्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। भाववाच्य में किसकी प्रधानता है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है, अकर्मक कहाँ पे है, सकर्मक कहाँ पे है, अकर्मक और सकर्मक दोनों कहाँ पे है, सामान्य भूतकाल का प्रयोग किस वाच्य में हमें देखने को मिलता है, दोनों में ही मिलता है वैसे। ने विभक्ति का प्रयोग हमें किस वाच्य में देखने को मिलता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे कि किस तरह से कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, भाववाच्य को कर्तृवाच्य में